सभी को जय हिंद जय भारत। आज का वीडियो है अनिल स्वामी भैया पे, जिनकी ऑल इंडिया रैंक 55 है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 में। तो अनिल भैया आप अपना परिचय दीजिए। सभी भाई को नमस्कार। मेरा नाम अनिल स्वामी और मैं जयपुर राजस्थान से हूँ। मेरी दिल्ली पुलिस ऑल इंडिया रैंक 55 है। आपकी ऑल इंडिया रैंक 55 है, तो आप ये बताओ कि रो मार्क्स कितने थे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में? मेरा रो मार्क्स थे 79.50 थी और नॉर्मलाइज स्कोर मेरा 83 था। 83 थे और ऑल इंडिया रैंक आपकी 55 है। तो आप कोटरी राजस्थान कहाँ के रहने वाले हो आप? मैं जयपुर राजस्थान का रहने वाला हूँ। तो आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई थी? एक तो सरकारी स्कूल में पढ़े हो या एक प्राइवेट स्कूल में? मैं 10th तक गवर्नमेंट स्कूल में था और उसके बाद प्राइवेट स्कूल में था मैं। अच्छा, तो आपने 10th में जब आपके कितने परसेंटेज थे 10th में? 10th में मेरी 80% थी और 12th में मेरी 76% थी। तो आपने सरकारी स्कूल में पढ़ के 10th परसेंटेज थे आपके। तो फिर आप जब 12th हो गई तो 12th के बाद आपके दिमाग में क्या आया? आपने तैयारी किस चीज़ की सबसे पहले? 12th करने के बाद मेरा एक ही लक्ष्य था कि मुझे एनडी की तैयारी करनी है और मुझे एयरफोर्स में जाना था, पायलट बनना था। अच्छा। उसके बाद मैं एनडी की तैयारी में लग गया था प्रॉपर 2020 में और मैंने 2021 में एनडी का एग्ज़ाम निकाला था और उसमें मैं इंटरव्यू में बाहर हो गया था। उसके बाद मैंने 2022 में भी एनडी का एग्ज़ाम निकाला था और एसएससी की प्रिपरेशन मैंने 2023 से स्टार्ट कर दी फिर मैं। तो एनडीए आपने 2 बार जो यूपीएससी कंडक्ट करवाती है आपने दो बार क्लियर किया है और इंटरव्यू में आप रह जाते थे। तो फिर आपने प्रॉपर एसएससी की फील्ड में कब आए आप? मैं प्रॉपर 2023 से जनवरी से स्टार्ट कर दी थी मैंने एसएससी की प्रिपरेशन। अच्छा, तो आपका टारगेट क्या था एसएससी एग्ज़ाम में? क्योंकि एसएससी एग्ज़ाम में बहुत सारे एग्ज़ाम होती है। मेरा प्रॉपर टारगेट था एसएससी सीजीएल। अच्छा, तो फिर आपने सीजीएल का कोई एग्ज़ाम दिया या फिर उससे पहले कोई एग्ज़ाम निकाला था? मेरी ग्रेजुएशन नहीं हुई अभी और अब की बार हो जाएगी ट्रेनिंग के बाद। अच्छा, ग्रेजुएशन नहीं हुई थी और उससे पहले आपकी यानी कि कॉलेज के साथ साथ आपने दिल्ली पुलिस क्लियर कर ली। तो आप जब आप पढ़ाई तैयारी कर रहे थे तो उस टाइम आप कॉलेज भी जाते थे या फिर? मैं कॉलेज नहीं जाता था, मैं लाइब्रेरी जाता था और कंपटीशन की तैयारी करता हूँ। अच्छा, कॉलेज ज़्यादा नहीं जाते थे, केवल पढ़ाई पे ध्यान था। पढ़ाई। अच्छा, तो आपने तैयारी एक तो ऑफलाइन की या फिर ऑनलाइन की? मैंने तैयारी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से की थी। मैंने उत्कर्ष क्लासेज पर ऑनलाइन कोर्स परचेज किया था और वहीं से मैंने प्रॉपर नोट्स बनाए थे मेरे और वहीं से पूरी तैयारी हुई है मेरी। अच्छा, उत्कर्ष पे आपने प्रॉपर एक कोर्स परचेज कर लिया था दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का। तो आपने तैयारी कौन सी एज में स्टार्ट की दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए प्रॉपर? मैंने 7 से 8 महीने प्रॉपर दिल्ली पुलिस को दिए थे और वहीं से मैंने ऑनलाइन पूरे नोट्स बनाए हैं। सब कुछ वहीं से पढ़ा है मैंने। 7 से 8 महीने सब कुछ कवर किया है दिल्ली पुलिस के तो लिए। आप जब तैयारी कर रहे थे आपने कोर्स परचेज कर लिया, तो कोर्स परचेज करने के बाद अगर प्रोसेस किया था आपने प्रॉपर नोट्स बनाए थे? सब कुछ हर चीज़ का प्रॉपर नोट्स बनाए थे और उनको बार-बार रिवाइज़ किया था। बार बार रिवाइज किया था आपने? तो आप मेरे को मैं आपसे पूछूंगा यानी कि सब्जेक्ट वाइज कि आपने स्कोर कैसे क्या किया था? तो आपने जीएस तो कैसे स्ट्रॉन्ग की थी? जीएस मेरी कुछ तो पहले से स्ट्रांग थी क्योंकि एनडी के लिए मैंने तैयारी की थी तो उसमें 200 नंबर की जीके आती है तो वहाँ से मेरी कुछ स्ट्रांग थी और उसके बाद मैंने कोर्स परचेज किया था दिल्ली पुलिस का, वहाँ से कर ली और कुछ बुक्स फॉलो की थी। तो आपने जीएस के लिए कौन कौन सी बुक फॉलो की? जीएस के लिए सबसे पहले है कि आपको किसी भी टीचर से पढ़ना चाहिए, ऑनलाइन या ऑफलाइन, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करनी चाहिए। हाँ। और उसके बाद खाली आपको प्रीवियस ईयर लगानी चाहिए, जिसके लिए सबसे बेस्ट बुक आती है पिनिकल की और मैंने पिनिकल बुक लगाई थी। अच्छा, और पिनाकल वो आपने लगा ली और फिर मैथ यानी कि जीएस में बहुत बच्चों का ऐसे सवाल आता है कि भैया हमारे जीएस याद नहीं होती है, भूल जाते हैं, आगे का याद करते हैं तो पीछे का भूल जाते हैं, तो ऐसा आपके साथ भी होता था क्या? नहीं, मेरा शुरू-शुरू में होता था, उसके बाद मेरा कॉन्सेप्ट ठीक था, तो मेरे को बार-बार रिवाइज़ की ज़रूरत होती थी बस। हाँ, तो और बार बार रिविजन करते थे तो भूलते बार-बार नहीं तो। करना। तो याद करने का तरीका यही है कि आपको बार बार रिविजन करना है। बार-बार रिवीजन। हाँ, तो ये मैं बार बार बोलता हूँ कि रिविजन बहुत ज़रूरी है। जितना जितना पढ़ते हो ना उसका रिविजन भी उतना ज़रूरी है, क्योंकि आप 6 यानी कि जो क्लासें ले लेते हो, 1 हफ्ते में क्लास लेते लेते हो तो उसके 7-8 दिन बाद उस चीज़ का रिविजन करो। रिविजन बहुत ज़रूरी है, ये मैंने बहुत बार बताया है। तो फिर आपने मैथ कहाँ से पढ़ी और मैथ को कैसे स्ट्रॉन्ग किया? मैथ मैंने वही ऑनलाइन क्लासेज ली पहले पूरी तरीके से, फिर उनको वहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाने के बाद मैंने बुक्स लगाई थी, आरएस अग्रवाल की मैथ की बुक आती है, वहाँ से लगाई थी और उसके बाद सिर्फ मॉक टेस्ट दिए थे। तो आपने जो मैथ की बुक है वो कितनी बार लगाई है? मैथ की मैंने जो 3-4 बार निकाली थी और उसके बाद मैं मॉक टेस्ट देता था बस। तो आपने 3-4 बार लगाई थी, है ना? हुँ। तो अब देख लो, अब भैया बोल रहे हैं मैंने 3-4 बार मैथ की बुक लगाई थी और बच्चों का सवाल आता है भैया मैथ से डर लगता है, मैथ आती है, निकलती नहीं है। तो देखो मैथ में यही है, मैथ में आपको प्रॉपर प्रैक्टिस चाहिए। मैथ का खेल ये प्रैक्टिस का, जितना आप पेन चलाओगे,
जितना ज़्यादा आप पेन चलाओगे है ना, उतनी आप प्रैक्टिस, जितनी ज़्यादा रफ कॉपी भरोगे, जो आप रद्दी कॉपी आती है ना, रफ कॉपी, उसमें अपना टारगेट बना लो। जिस बच्चे की मैथ कमज़ोर है, 10 कॉपी लेके आ जाओ और 30 पेन लेके आ जाओ, कि जब तक ये 30 पेन खाली नहीं हो जाएंगे मेरी, या 10 बुक नहीं भर जाएगी, तब तक मेरी मैथ नहीं स्ट्रॉन्ग होगी। और जिस दिन आपकी 30 पेन खाली हो जाएंगे, 10 बुक भर जाएगी ना, फिर बताना कि भैया मेरी मैथ स्ट्रॉन्ग नहीं है या जीएस स्ट्रॉन्ग नहीं है। यही तरीका है प्रॉपर पढ़ाई करने का, क्योंकि रिविजन और प्रैक्टिस चाहिए कोई भी चीज़ हो। जैसे भैया बता रहे मैंने 3 से 4 बार निकाली, तो आप रोज का टारगेट बनाता है कि आज मुझे मैथ में इतनी एक चैप्टर करना है या आधा चैप्टर करना है या कभी फॉर्मूले रिवाइज करना है, इस तरीके से होता था मेरा रोज। हाँ, तो ये कैसे पढ़ते थे? तो आप बताओ, आप कितने घंटे पढ़ते थे? मैं 7 से 8 घंटे कंटिन्यू लाइब्रेरी में निकाल के आता था, और कभी कभी ज़्यादा भी हो जाते, 10 घंटे भी हो जाते, कभी 5 भी हो जाते, लेकिन एवरेज स्कोर था कि 7 से 8 घंटे मुझे पढ़ना ही पढ़ना है। हाँ, तो आप एक तो ऐसे टारगेट बनाते थे, या फिर आप बस घंटे काउंट करते थे पढ़ाई के टाइम पे? नहीं, मैं शाम को जब सोते टाइम अगले दिन का टारगेट बनाता था कि मुझे आज जीएस में ये पढ़ना है, रीजनिंग में ये पढ़ना है और मैथ में ये पढ़ना है, और उसको मैं पूरे दिन में पूरा करके ही आता था फिर। अच्छा, तो आप ऐसे जब आप पढ़ाई कर रहे थे तो कुछ लिखते थे क्या ऐसे अलग से, कि मेरे को आज ये पढ़ना है, कुछ टारगेट बनाते थे? नहीं, इतना ही होता कि जब शुरू में आप बिगिनर्स होते हैं तो आपको लिखने की जरूरत होती है कि मैंने क्या किया था। बाकी माइंड में होता था कि आज मैथ में ये प्रश्नावली निकालनी है मेरे को, जीके में आज मेरे को हिस्ट्री पढ़नी है, और रीजनिंग में ये चैप्टर पढ़ना है, बस इतना ही होता था। तो ऐसे आपको प्रॉफिट आ गया। तो अब आप मेरे को ये से बताओ, कंप्यूटर कहाँ से पढ़ा आपने? कंप्यूटर के लिए मैंने वही ऑनलाइन क्लासेज ली थी, और उसके बाद एक दक्ष की बुक आती है, बड़ी अच्छी बुक आती है, उसमें जो MS वर्ड और MS एक्सेल को तो स्पेशली डिफाइन किया गया अच्छी तरह से, वहाँ से मैंने पढ़ा था। अच्छा, तो एक ये रोज का वेतन के यूट्यूब चैनल है, तो वहाँ से आपने कुछ पढ़ा था क्या? क्योंकि वो बहुत पॉपुलर है। वहाँ से मैंने नवीन सर से स्टैटिक जीके ली थी, वो बहुत अच्छी स्टैटिक जीके पढ़ाते हैं, और उनके जो प्रैक्टिस सेट आते हैं वो बहुत अच्छे आते हैं। मैंने ये 2 ही चीज़ पढ़ी थी RW ऐप से। अच्छा, तो जो आप वो प्रैक्टिस लगाते तो उनका तरीका क्या था आपका पढ़ने का, ये बताओ, क्योंकि वो बहुत लंबी क्लास होती है और कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, तो उसको आप कैसे मैनेज करते थे? उसका सबसे बेस्ट है कि वो उसी को टफ लगता है जिसका मतलब बेसिक कमजोर होता है। हाँ। अब मेरा बेसिक पहले से अच्छा था, तो मुझे इतनी ज़्यादा दिक्कत होती नहीं, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी के अंदर, और थोड़ा सा स्टैटिक जीके था, उसमें सभी को प्रॉब्लम होती है, वो भी मैंने अच्छा कर लिया था क्योंकि मैंने पहले क्लास ले ली थी, उसके बाद प्रैक्टिस सेट पे आया था मैं। तो मेरे पास ऐसे कमेंट आते हैं बहुत सारे कि भैया जो नवीन सर के चिंतन प्रैक्टिस सेट है यूट्यूब पे, क्या वो जीएस के लिए पर्याप्त है क्या? तो क्या आपको लगता है कि कोई बच्चा बिगनर है तो उसको डायरेक्ट वो प्रैक्टिस सेट करनी चाहिए चिंतन? मैं ये नहीं कहूँगा कि सबसे पहले आप एक कॉन्सेप्ट कीजिए, उसके बाद जो नवीन सर करवा रहे हैं ना प्रैक्टिस सेट, उनमें खाली प्रीवियस ईयर ही है एसएससी के पूरे, हाँ। और आप या तो वो कर लो। आप ज़्यादातर पिनेकल जो बुक मैंने अभी सजेस्ट की थी बच्चों को, तो वो ज़्यादातर पिनेकल बुक वहीं से कवर हो जाती है जीएस तो से। मैंने बहुत पहले ही बताया था आपको, देखो नवीन सर ये प्रैक्टिस सेट बहुत अच्छे और बहुत बच्चों को फायदा दे रही है। वो फायदा उन्हीं बच्चों को देंगे जिन्होंने सिलेबस कंप्लीट कर रखा है, जैसे ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, से एक बार कंप्लीट पढ़ी है उन्होंने, एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद वो प्रैक्टिस सेट लगाओ। अगर आप डायरेक्ट जंग में कूद जाओगे, डायरेक्ट प्रैक्टिस सेट लगाओ, तो आपको समझ में नहीं आएगा कि ये क्वेश्चन कहाँ से बन रहा है, कहाँ का क्वेश्चन आया है, तो आपको समझ नहीं आएगा और आप डिमोटिवेट हो जाओगे कि मेरे को जीएस याद नहीं होती है। तो ऐसे डिमोटिवेट होते हो आप कि मेरे को जीएस याद नहीं हो रही है, कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, मेरे से जीएस नहीं बन रही। तो आप जैसे प्रॉपर चैनल के वाइज पढ़ाई करते हो ना, कि एक एक स्टेप चढ़ते हो, तब आपको चीज़ें समझ में आएगी और याद भी होगा और आपका सिलेक्शन भी होगा। तो ऐसे सही गाइडेंस में तैयारी करनी है आपको। तो आप मेरे को इससे बताओ कि रीजनिंग कैसे की थी आपने? रीजनिंग के लिए किसी भी टीचर से पढ़ लो, आप ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लासेज ले लो, पहले थ्योरी हो जाएगी पूरी, उसके बाद रीजनिंग में कोई बुक लगाने की जरूरत है नहीं, उसके बाद खाली प्रीवियस ईयर टेस्ट दे सकते हो आप। तो पहले आपने रीजनिंग प्रॉपर एक बार प्रैक्टिस के लिए सिलेबस कंप्लीट किया था, फिर आप मॉक टेस्ट देते थे। मॉक टेस्ट तो मॉक टेस्ट आप किस प्लेटफॉर्म से देते थे? मैं मॉक टेस्ट बुक पे देता है। टेस्ट तो रीजनिंग जब मॉक टेस्ट देते तो कितने क्या नंबर आते थे आपके? रीजनिंग के अंदर 23 के लगभग आंकड़ा रहता था। जब 23 हो जाता, आगे जो एक दो क्वेश्चन गलत होता था, तो आप फिर जो गलत होता था टॉपिक, उसको आप कैसे कवर करते थे उसको? मैं उसका एनालिसिस करता था कि कैसे कहाँ पे किस चीज पे मेरी गलती हुई है। ज्यादातर जो संख्या होती है ना, नंबर, उनमें वो गलती हो जाती थी बस। तो फिर आप उन्हीं टॉपिक्स को बार बार पढ़ते थे? उनको देखता था बार बार कि वहां से कुछ नई चीज सीखने को मिलती थी कि मेरी गलती कहाँ हुई, अगली बार वो गलती ना हो। तो आप मेरे को इसे बताओ, जब बच्चे पढ़ाई करते हैं ना, तो दिमाग में बहुत सारे ख्याल आते हैं कि यार मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ या मैं सही डायरेक्शन में तो तैयारी कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। तो ऐसे दिमाग में आपके ख्याल आते थे क्या? आपको लगता था कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा? ऐसे दिमाग को चलता था क्या आपके भी? हाँ, वो सभी के आता है, जिसकी तैयारी होती है उसी के दिमाग में आता है, जिसकी तैयारी नहीं होती उसके दिमाग में तो आएगा भी नहीं। हाँ, देखो ये थॉट उसी बच्चे के दिमाग में है जो पढ़ रहा है, जो ईमानदारी से पढ़ रहा है, उसी के दिमाग में। जो पढ़ ही नहीं रहा, बस दिमाग में ऐसे बना लिया कि मेरे को तैयारी करनी है, पढ़ना है, तो उसके दिमाग में तो कुछ आएगा नहीं। जो मेहनत कर रहा है ना सच में दिल से, उसके दिमाग में ये डर बना है कि एनडीए की तैयारी कर रहा था,
तो जब मेरा एग्जाम था तो तैयारी अच्छी थी, लेकिन फिर भी मेरे दिमाग में ख्याल आता था कि होगा कि नहीं होगा। और उसके बाद मैंने एनडी का भी निकाल दिया था 2 बार। और जब मैं दिल्ली पुलिस की थी, मेरी तैयारी अच्छी थी, मॉक टेस्ट में भी अच्छे नंबर आ रहे थे, 78 और 76 के लगभग। तो उसके बाद ही मेरे दिमाग में ख्याल आता था कि होगा कि नहीं होगा अपना, लेकिन तैयारी को कंटिन्यू रखा, अपने आप होगा। तो यही आपको रेगुलर बने रहना, जब तक सिलेक्शन नहीं होगा ना तब तक लगातार ईमानदार से मेहनत करते रहो। यही है कि मोटिवेट आप तभी रहोगे जब आप पढ़ते रहोगे, क्योंकि आज जब पढ़ते हो ना तो आप मॉक टेस्ट लगाओ। जब आप मान लो आप दिल्ली पुलिस को टारगेट कर रहे हो, या आप एसएसजीडी को टारगेट कर रहे हो, या आरपीएफ को टारगेट कर रहे हो, जिसको भी टारगेट करो उसका मॉक टेस्ट लगाओ। जब आप मॉक टेस्ट लगाओ तो उसमें स्कोर दिखाएगा। जैसे दिल्ली पुलिस का मॉक टेस्ट लगाया आपने, उसमें 50 नंबर आ रहे हैं, तो 50 नंबर आ रहे हैं तो ऐसे नहीं कि मेरे कम नंबर आ रहे हैं तो ऐसे डिमोटिवेट नहीं हो, खुद को अच्छा समझो कि चलो मेरे 50 आ रहे हैं, मैं और मेहनत करूंगा। फिर अगर आगे परसेंटाइल 80 आती है तो ऐसे समझो कि चलो 80 तो आ रही है, मेरे को और थोड़ी मेहनत करनी है, मैं 20 परसेंटाइल और बढ़ाने की कोशिश करूँगा ताकि मेरा सिलेक्शन हो। जिस बच्चे के 90 परसेंटाइल आने लग जाती है ना मॉक टेस्ट में, तो उसका ऐसे समझो लगभग चांस होता है दिल्ली पुलिस, वो कंपटीशन में है, वो अच्छी तैयारी कर रहा है। तो मॉक टेस्ट लगाते हैं तो आपको दिमाग में चीज़ें नहीं आएगी कि मैं सही चल रहा हूँ या नहीं चल रहा हूँ, क्योंकि वो आप खुद को जांचते हो। जब मॉक टेस्ट लगाते हैं तो खुद को जांचते हो कि मेरी तैयारी कैसी चल रही है, मैं कहाँ चल रहा हूँ, यानी कौन सी चीज़ कमज़ोर है मेरी, कौन सी स्ट्रॉन्ग है, ये चीज़ें पता चलती हैं आपको। तो अनिल, आप मेरे को ऐसे बताओ कि आप जो एनडीए का एग्ज़ाम था तो आपने कहाँ से पढ़ाई की थी? एनडी के लिए मैंने सेल्फ स्टडी की थी और यूट्यूब से मैं तैयारी करता था। उसके बाद जैसे मेरा एग्जाम क्लियर हुआ था तो मैं देहरादून इंटरव्यू की तैयारी के लिए चला गया था, लेकिन मैं इंटरव्यू में बाहर हो गया था फिर। तो आपने जो एनडीए की तैयारी घर पे बैठ के यूट्यूब से क्लियर की थी, हाँ, यूट्यूब पे की थी पूरा। और जो आप दिल्ली पुलिस के भी घर पे यानी कोर्स लेके हाँ, आए, तो आप दिल्ली पुलिस के लिए मैंने कोर्स परचेज किया था, जबकि मैंने एनडी के लिए कोई कोर्स परचेज नहीं किया था, यूट्यूब पे था पूरा। अच्छा, यूट्यूब से भी यानी कि पढ़ाई हो सकती है हाँ, पूरी। यूट्यूब पे बहुत सारा मैटर पड़ा है। देखो यूट्यूब पे मैटर वो होता है, लेकिन आप भटकते हो यूट्यूब पे, आपको सही सही कंटेंट मिलना चाहिए जहाँ पे यानी कि आपको विश्वास होना चाहिए कि आप किसी भी टीचर को फॉलो करें तो उसको कम से कम 4 से 5 घंटे दो या 3 से 4 दिन दो। जब आपको विश्वास है कि हाँ सर सही पढ़ा रहे हैं तो फिर उसको टाइम दो। यूट्यूब पे बहुत कुछ है, मैंने खुद ने जब दिल्ली पुलिस की तैयारी की तो मैंने यूट्यूब से पढ़ा है। लास्ट टाइम पे रोजगार की तो प्रेशर बेच लिया था लास्ट के 2-3 महीने में बस, और मैंने खुद ने यूट्यूब से पूरी पढ़ाई की। देखो जिस टॉपिक में आपको कमी लगती है ना, कि मैथ में मेरे को परसेंटेज नहीं आ रहा, तो परसेंटेज यूट्यूब पे डालो परसेंटेज। 10 टीचर आएँगे परसेंटेज टॉपिक पढ़ाने वाले। जिस टीचर का आपको समझ में आता है, उसी टीचर से कंप्लीट कर लो। यूट्यूब पे बहुत चीज़ें हैं पढ़ने के लिए, लेकिन यूट्यूब पे डिस्ट्रैक्शन भी उतना ही है, फालतू के थंबनेल आते हैं। तो जब आप इन डिस्ट्रैक्शन को दूर करने लग जाओगे ना कि मेरे को ये चीज़ देखनी है, ये चीज़ नहीं देखनी, तो जब आप तैयारी करते रहते हो ना, तो यूट्यूब पे आपके जब वो स्क्रॉल करते हो ना, तो आपके पढ़ाई से रिलेटेड ही चीज़ें आनी चाहिए और कोई फालतू चीज़ नहीं आनी चाहिए। अगर आपके यूट्यूब जब स्क्रॉल करते हो तो अगर स्टडी से रिलेटेड ही स्क्रॉल हो रहा है, जब भी आप स्क्रॉल करते हो तो स्टडी से रिलेटेड ही चीज़ें आती है, तो सच में आप तैयारी कर रहे हो ईमानदारी से। यही चीज़ है खुद को जाँचने की। तो आपने यूट्यूब से भी दिल्ली पुलिस के लिए कुछ पढ़ा था क्या यूट्यूब हाँ, से? यूट्यूब से नवीन सर के प्रैक्टिस किया किए थे, और जहाँ पे मेरे को लगता था कि यार टॉपिक से कुछ इम्पोर्टेंट यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन बन सकते हैं, या कोई टॉपिक मेरा वीक था बिल्कुल, तो मैं वहाँ से उसको कवर कर लेता था। कोई 3-4 टीचर होते हैं, उसको एक ही चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं, जिसका तरीका अच्छा लगता था वहाँ से मैं कवर कर हाँ, लेता था। जिस टीचर का समझ में आता है ना उसी से कर लो। ये ज़रूरी नहीं कि आप बड़े नाम के पीछे भागो, इस टीचर का नाम है, तो ऐसे नाम के पीछे, तो जिस टीचर का आपको समझ में आता है ना, चाहे जीएस हो, चाहे मैथ हो, चाहे रीजनिंग, कुछ कोई भी सब्जेक्ट हो, उस चीज़ से आप अपना कंप्लीट कर लो। आप मेरे को ये बताओ कि मैथ जैसे अब एक बिगिनर बच्चा है, तो वो मैथ को कैसे स्ट्रॉन्ग करे? देखो, मैथ ही नहीं, मैं तो हर चीज़ की बोलता हूँ, मैथ हो चाहे जीएस हो चाहे रीजनिंग, किसी भी चीज़ आपको कवर करना है सिलेबस को, तो सबसे पहले आप किसी भी टीचर को फॉलो कर लीजिए, चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो। अब आप चाहे जीएस में ले लो, और सबसे बेस्ट होता है कि सबसे पहले करना चाहिए आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहिए किसी भी चीज़ की। हाँ, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप बाद में कुछ भी मतलब प्रैक्टिस सेट लगाओगे तो आपको परेशानी नहीं होगी। अब कुछ बच्चे हैं जो डायरेक्ट प्रैक्टिस सेट पे आ जाते हैं, तो उनको प्रॉब्लम होती है कि वो उनको बार बार रटते हैं, फिर रटा नहीं जाएगा इतना सारा। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो प्रैक्टिस सेट आपको अपने आप आने लग जाएंगे, पूरे सोल्व होने लग जाएंगे। तो ये बात मैं भी बहुत बार बोलता हूँ कि देखो कंसेप्ट ज़रूरी है। जब आपको पता ही नहीं रहेगा क्वेश्चन आ कहाँ से रहा है, कहाँ से पूछ रहा है, तो फिर आप करोगे कैसे? तो पहले बस सिलेबस कंप्लीट करना ज़रूरी है। एक बार ईमानदारी से 6 महीने से ज़्यादा नहीं लगते, 4 महीने, 5 महीने, इतना सिलेबस को टाइम लगेगा। वो सिलेबस रोज़ाना खुद को यानी कि 5 से 6 घंटे यानी कि डेडिकेशन से देने हैं। तो जब डेडिकेशन कहाँ से आएगी? जब आपके पास प्रॉपर मोटिवेशन है। तो आप मेरे को ऐसे बताओ, जब आप तैयारी कर रहे थे तो हमारे जैसे फैमिली में शादी होती है, कोई प्रोग्राम होते हैं, तो आप ऐसे जाते थे क्या? या आप इनको नहीं, जब मेरा 30 नवंबर को मेरा एग्जाम था और 23 नवंबर को मेरे भैया की शादी थी, हमारे घर में ही शादी थी, लेकिन मैंने एक भी दिन छुट्टी नहीं की थी। मैंने खाली 2 दिन लाइब्रेरी की रुका था मैं घर पे, जो काम वगैरह करने के लिए, बाकी मैंने कंटिन्यू लाइब्रेरी था मैं तो। कंटिन्यू? तो देखो भैया बोल रहे हैं कि देखो मैंने मेरे भैया की शादी भी मिस की है।
तो पढ़ाई के लिए आपको इतना डेडिकेशन चाहिए। देखो सरकारी नौकरी ना, सब बोलते हैं कि ऐसे 4 घंटे पढ़ लो, 5 घंटे पढ़ लो, ये सब कहने की बातें, और सब ये चीज़ें दिमाग पे देखो। कुछ चीज़ें ऐसी होती है, जैसे मैथ है, कुछ बच्चों के एक बार में समझ में आ जाती है, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको 2-3 बार पढ़ ले तो उसके बाद ही समझ नहीं आती है। तो अगर आप कमज़ोर हो तो इसका एक ही तरीका है, आपको उस चीज़ को ज़्यादा टाइम देना है, ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, तभी आप उससे स्ट्रॉन्ग बनोगे, तभी आप उसको उसकी तरह आप भी परफेक्ट बनोगे। प्रैक्टिस ही चीज़ है, और रीजनिंग एक ऐसी चीज़ है तो जो आपको उसके बराबर लेके आएगी। आपको जो आपकी लाइफ में जो चल रही है और चीज़ें, तो आप उनको साइड में करना पड़ेगा, आपको प्रॉपर खुद को देना पड़ेगा, अपनी किताबों को टाइम देना पड़ेगा। तो आप मॉक टेस्ट देते थे? हाँ, मॉक टेस्ट सबसे बड़ी बात यह है कि मॉक टेस्ट में जब कभी कभी ये होता है कि स्कोर अच्छा आता है ज़्यादातर टाइम तो, लेकिन कभी कभी स्कोर बहुत ज़्यादा कम भी हो जाता है, तो उससे आपको डिमोटिवेट नहीं होना। जैसे मैं अपनी बता रहा हूँ, मेरा स्कोर 77-78 रहता था, एवरेज 70 प्लस ही रहता था, कभी नीचे नहीं आया। तो जब मैं लास्ट टाइम मॉक टेस्ट दे रहा था, तो वो मेरा लास्ट मॉक टेस्ट था, वो मेरा थोड़ा सा तबीयत खराब हो गई थी, उसकी वजह से मेरा मॉक टेस्ट में स्कोर 54 नंबर आ गया था। तो मैं भी थोड़ा डिमोटिवेट हो गया था कि ये क्या हुआ मेरे साथ, इतना कम स्कोर कैसे हो गया, कि 25-25 नंबर का फर्क आ गया था वो मॉक टेस्ट में। तो मैंने सोचा जो भी होगा वहाँ पे देखी जाएगी, हाँ। तैयारी है अपनी, कॉन्सेप्ट अच्छे हैं, मैंने तैयारी की है, अब तो वहीं पे होगा जो होना हाँ, है। देखो जब आप अच्छे से पढ़ लेते हो ना, तब मॉक टेस्ट देते हो ना, कई बार मॉक टेस्ट में अच्छा नंबर आता है तो आप खुश हो जाते हो और मोटिवेशन मिलती है। और जब नंबर डाउन आने लगते हैं तो आप टेंशन नहीं होते, यार मेरे नंबर नहीं बढ़ रहे, इसमें नंबर नहीं बढ़ रहे, तो टेंशन होती है। ये चीज़ें चलती रहेगी। देखो मॉक टेस्ट जब मैं देता था ना, तो मेरे नंबर ही मॉक टेस्ट में कम ही आते थे, एवरेज आते थे 60, 65, 60, 65, 70, इससे इतने आते थे। लेकिन जब आप अच्छी तैयारी कर लेते हो, तो वो डिपेंड करता है पेपर बनाने वाले पे, कि पेपर कई बार अगर पेपर आसान है तो आपके नंबर बढ़ जाएंगे, पेपर थोड़ा हार्ड है तो पेपर नंबर कम आएंगे। तो ये चीज़ें मैटर नहीं करती। आप जब भी मॉक टेस्ट देते हो तो मॉक टेस्ट देते टाइम आप परसेंटाइल देखो। अगर आपकी परसेंटाइल अच्छी आ रही है मॉक टेस्ट में, तो फिर आप सही चल रहे हो। आपको तो जांचना है तो परसेंटाइल देखो, परसेंटाइल आपकी अच्छी आ रही है, 80 प्लस आ रही है, तो फिर आप कमियों पे जाना। जब मॉक टेस्ट देते हो तो वहाँ पे देखो कि ये सब्जेक्ट यानी कि मॉक टेस्ट देने के बाद उसका एनालिसिस अच्छे से करो आप, कि कौन सा सब्जेक्ट कमजोर चल रहा है, कौन सा स्ट्रॉन्ग चल रहा है, मेरे को कहाँ पे सुधार करना है, कितने गलत हो रहे हैं, कितने नेगेटिव मार्किंग आ रही है। ये चीज़ें आपको देखनी है, और इन्हीं चीज़ों पे आप काम करोगे, फिर आपके स्कोर ऑटोमेटिक बढ़ेगा। तो आप ऐसे सिलेक्शन चलती हो जो आप अपनी 2-3 साल की तैयारी में आपने सीखा है। सबसे पहले तो मैं वही बताना चाहूँ कि आप कहीं बार बार किसी टीचर से ना बटे, कभी दूसरे टीचर के पास, कभी दूसरे टीचर के पास, किसी भी एक टीचर को फिक्स कर लीजिए, वहाँ से पूरा कोर्स कीजिए आप। जैसे क्या होता है कि बच्चे आजकल शॉर्टकट पढ़ने के चक्कर में होते हैं। जैसे ज्योग्राफी है, तो ज्योग्राफी में एक टीचर आपको 40 क्लास दे रहा है, और एक लिख के आ रहा है ऊपर, थंबनेल आ रहा है यूट्यूब पे कि 20 क्लास में ज्योग्राफी फिनिश, इसके बाहर कुछ नहीं जाएगा। तो उसको ना देखिए आप 40 क्लास वाले को देखिए, क्योंकि उसमें आपको एक बार लेना पड़ेगा, लेकिन दोबारा जिंदगी में कभी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उससे आपका कॉन्सेप्ट अच्छा होगा, वहाँ पे आपको मटेरियल ज्यादा मिलेगा, बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं मिलेगी, उसको ज्योग्राफी को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। और जो पढ़ते थे तो रेगुलर पढ़ते थे, या फिर यानी कि कभी भी ऐसे 4-5 दिन रेस्ट कर लिया, ऐसे कुछ? ना ना कंटिन्यूटी चाहिए पढ़ाई के अंदर। मैंने बता रहा हूँ कि भैया की शादी भी मिस की थी, वो जो शादी के 10-15 दिन के मजे थे, मैंने बिल्कुल भी शादी के मजे नहीं लिए। उसका परिणाम ये होगा, अब मैं जिंदगी भर मजे ले लूंगा। हाँ, देखो जब आप लाइफ में चीज़ों को इग्नोर करते हो, डिस्ट्रैक्शन को दूर करते हो, क्योंकि वो कुछ टाइम के लिए करते हो, 1-2 साल आगे प्रिपरेशन का टाइम है ना, उस टाइम पे इग्नोर करते हो। जब अगर वो इग्नोर कर सकते हो ना आप, तो लाइफ में कुछ भी कर सकते हो। ताकि अब देखो, अब भैया जी है, तो इन्होंने उस टाइम पे इग्नोर की, शायद इग्नोर की, दोस्तों के साथ घूमना इग्नोर किया, और अपनी पढ़ाई को टाइम दिया, अपनी किताबों को टाइम दिया, और उन्हीं किताबों की बदौलत आज ही सिलेक्टेड है। और अब ये अपनी मस्ती कर सकते हैं। अब इनकी इच्छाएं जो भी है ना, जो भी सपने थे, आज अब इनकी फैमिली भी खुश है, ये भी खुश है, और इनकी पूरी लाइफ सेट अब। तो सिलेक्शन लेने के बाद आप सब कुछ कर लेना, टाइम वो बात बाद में बहुत है, खुद को 1-2 साल है बिल्कुल डेडिकेशन के साथ आपको देने। आजकल सोशल मीडिया का क्रेज बहुत ज़्यादा है, तो जब आप तैयारी कर रहे थे तो आप सोशल मीडिया यूज़ करते थे, ये बताओ? मैं चला था, लेकिन इतना यूट्यूब पे मेरे को खोलते ही टीचर आते थे मेरे पे, क्योंकि मैं यूट्यूब पे क्लास ही लेता था खाली, और कुछ नहीं देखता था। और इंस्टाग्राम में चलाता था सोशल मीडिया पे, लेकिन इतना नहीं कि 10 से 15 मिनट लास्ट, इससे ज़्यादा नहीं। सोते टाइम जरूर देखता था, बाकी क्लास टाइम में बिल्कुल नहीं देखता। सोशल मीडिया पे आप उतने एक्टिव नहीं थे, अकाउंट था लेकिन चलाते नहीं थे, उतना टाइम नहीं देते। जैसे रील्स पे रील्स चला रहे हो, शॉर्ट पे शॉर्ट वीडियो देख रहे हो, ऐसे नहीं करते थे। जब मैं तैयारी कर रहा था तो मेरे इंस्टाग्राम पे 50 के लगभग भी फॉलोवर थे। मैं चलाता नहीं था इतना, कोई फॉलो नहीं करता था किसी को, बस सोते टाइम देख लेता था 10-15 मिनट। तो सोशल मीडिया भी देख लो, आपको लिमिट में यूज़ करनी है। जैसे आपको रहा नहीं था तो लिमिट में। सोशल मीडिया बहुत गंदी चीज़ है, मैं भी यूज़ नहीं करता था, अकाउंट था लेकिन मैं यूज़ नहीं करता था।
तो आपको अगर हमारा यानी कि भैया जी के सोशल मीडिया अब तो इंस्टाग्राम पे है ये, वैसे एक्टिव तो नहीं रहते। तो अनिल, आप अपने जो छोटे भाई बहन है तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहोगे ताकि उनका भी आपकी तरह जल्दी सिलेक्शन हो जाए? ऐसी कौन सी बातें जो आपने भी फॉलो की अपनी पढ़ाई की यानी कि जो जर्नी थी स्ट्रगल वाली, उसमें आपने फॉलो किया और आपका सिलेक्शन हुआ, तो वो आप कौन सी चीज़ें बताओगे जो वो फॉलो करें? सबसे पहले है कि पढ़ाई के अंदर आपको कंटिन्यूटी रखनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे 5-6 घंटे आराम से निकालने हैं कैसे भी करके। बाकी आपका टारगेट फिक्स होना चाहिए कि मुझे आज ये पढ़ना है, आज मुझे ये पढ़ना है। शाम को सोते वक्त अपना टारगेट बना लीजिए, फिक्स कर लीजिए हर एक सब्जेक्ट का कि मुझे आज इसमें ये चैप्टर करना है और ये करना है इसमें। और जो सबसे बड़ी बात है कि शॉर्टकट के पीछे नहीं भागना है कभी लाइफ में, क्योंकि आप किसी भी चीज़ के शॉर्टकट के पीछे भागोगे तो आपको वो बार बार परेशान करेगी। अब जैसे मैथ में है, जीके में है, जीके में आपने एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया ना, तो आपको फिर बाद में दोबारा करने की जरूरत ही नहीं है। जी, उसमें प्रैक्टिस सेट लगाओगे तो आपका कॉन्सेप्ट अच्छा है, प्रैक्टिस सेट ज़्यादातर आपको वैसे आने लग जाएगा, सोलो होने लग जाएगा। और सोशल मीडिया से बिल्कुल दूर ही रहना पड़ेगा आपको जब तक तैयारी चल रही है। वही तो स्ट्रगल है, और स्ट्रगल किस चीज़ का नाम है फिर? जो आपको हर चीज़ से, जो आपके जो सुख है उनसे आपको थोड़ा दिन दूर रहना पड़ेगा, बाद में ज़िंदगी पूरी एंजॉय करिए। हाँ, तो ये चीज़ें देखो, आप भैया ने बहुत अच्छा बताया कि आपको एक बार अच्छे से प्रॉपर टाइम देना है, अपनी किताबों को अच्छे से प्रॉपर टाइम देना है, जो भी आपके डिस्ट्रैक्शन हैं उनसे दूर रहना है कुछ टाइम के लिए। और जब उनको आप दूर कर दोगे तो फिर आपकी लाइफ में सुख ही सुख है। जब पेपर सिलेक्शन ले लोगे, सिलेक्शन लेने के बाद आपकी लाइफ में सुख ही सुख है। और सोशल मीडिया इनसे दूर रहना है आपको। तो वीडियो बहुत ही अच्छा बना है और आपने बहुत कुछ सीखा होगा भैया से। तो तो आप और एक चीज़ ये होती है कि जो बच्चे ज़्यादातर पढ़ते टाइम डिमोटिवेट हो जाते हैं, उनको मोटिवेट होने का एक ही तरीका है कि या 3 चीज़ सोचो आप। या तो ये सोचो कि मेरा हो गया तो मेरी लाइफ कैसी होगी, पॉजिटिव व्यू में ले आप उस चीज़ को सोचो। या दूसरा नेगेटिव वे में सोचते हो, अगर मेरा नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा। और तीसरा सबसे बड़ा जो मोटिवेशन होता है वो सबके लिए अपने माता पिता होते हैं कि मुझे कुछ ही नहीं करना अपने लिए, जो करना अपने माता पिता के लिए ही करना है। बस उनको हमेशा याद रखो, मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी कभी भी। बहुत अच्छी बात बताई भैया ने कि अगर सिलेक्शन हो जाएगा तो मेरा क्या होगा लाइफ में, मेरी लाइफ में क्या बदलाव आएगा, और सिलेक्शन नहीं होगा तो मेरी लाइफ कैसी होगी, मेरी फैमिली की लाइफ कैसी होगी। और जब आपका सिलेक्शन होगा तो आगे मम्मी पापा की आंखों में जो आपके लिए जो गर्व होगा वो कैसा होगा। बहुत अच्छी बात बताइए। अगर आप ये 3 बातें सोचते हो ना रोज, तो आपको मोटिवेशन के लिए कोई वीडियो की जरूरत नहीं है, कुछ भी जरूरत नहीं है। अगर ये 3 बातें आप रोज से ना खुद से पूछते हो, खुद से सवाल करते हो, तो वीडियो आपको कर देना है लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, सब कुछ कर देना है। वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। और आपको भैया की कौन सी चीज़ें अच्छी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है? अभी भी आपका कोई अगर डाउट है तो आप कमेंट कर देना, और इनकी मैं इंस्टाग्राम आईडी दे रहा हूँ, इनसे आप पूछ लेना, पर्सनल पूछना चाहो तो। और अगर आप मेरे इंस्टाग्राम या यूट्यूब व्हाट्सअप से जुड़ना चाहते हो तो मैंने लिंक दे रखी है। मैंने टेलीग्राम में मैं आपके लिए अच्छे अच्छे नोट्स वगैरह डाल रहा हूँ, पीडीएफ डाल रखी है, वहाँ से आप जुड़ सकते हो और चीज़ों को अच्छे से देख सकते हो। किसी सब्जेक्ट में। और किसी भी टॉपिक में या सब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर देना, आप इनकी एक स्ट्रेटजी वीडियो और बना देंगे उसके ऊपर प्रॉपर, जैसे मैथ या रीजन जो भी है। वैसे तो लगभग भैया ने सब कुछ क्लियर कर दिया है, आपको उन चीज़ों को अच्छे से फॉलो करना है।